हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर में आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जो कि हम 2019 का पढ़ रहे हैं और 2018 का पूरे फर्स्ट पेपर से लेके फिफ्थ पेपर तक मैं करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 2018 मेंस आपको मिल जाएगा और ये हमारा 2019 का चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 2 भाग कर चुके थे, जिसमें हमने इसके पहले के क्वेश्चन कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालें। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे सॉल्व पेपर परचेज भी कर सकते हैं। हैंड रिटन सॉल्व पेपर है, इसी प्रकार का ये है। इसमें आपको 2014 से 2018 तक मिलेगा और 2019 का आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, जिसके लिए आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में आपको दिया जाएगा। तो आप अगर हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं या अगर सॉल्व पेपर के साथ आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते तो ले सकते हैं। 40 बुकलेट मेंस के पैकेज में आपको मिलेंगी, जिसमें 12 फाइल 3 मार्कर की रहेंगी और बाकी 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स रहेंगे, सभी हैंड रिटन रहेंगे। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जहां आपको आंसर राइटिंग कराई जाती है, समय समय पर प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं बताया जाता है। तो अगर आप हमारा मेंस का, प्री का या सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। अब जिस सभ्यता के बारे में बात करते हैं, उस सभ्यता का हम समय लिख लेते हैं कि वो समय कब से कब तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से प्राप्त किए अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। सबसे पहला क्या था? कृषि। मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? कृषि था। कृषि में क्या होता था? गेहूं, जौ, कपास, मटर, तेल तथा विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते थे। एल वासम के अनुसार इनको चावल का ज्ञान नहीं था। किस फसल का उनको ज्ञान नहीं था? चावल का ज्ञान नहीं था। आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति में हम वो लिखेंगे जिनसे हमको इनकम प्राप्त होती है, जिनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इनकम प्राप्त होती होगी। दूसरा है पशुपालन। तो कृषि के अलावा पशुपालन भी किया जाता था। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि लोग गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी व कुत्ता आदि पालते थे। ये लोग संभवतः अश्व से परिचित थे। अश्व मतलब घोड़ा। अगला है उद्योग व अन्य व्यवसाय। लोग शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे किया करते थे। सिंधु सभ्यता में वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे उद्योग धंधे प्रचलित थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग कताई, बुनाई, रंगसाजी, कुम्हारगिरी, लोहारगिरी आदि व्यवसाय भी किया करते थे। अगला है कपड़े बुनना। कपड़े बुनना। सिंधु सभ्यताओं में बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा बनाया जाता था। कपड़े बुनना सूती पैमाना होता, मतलब सूती कपड़ा होता था। विभिन्न स्थलों की खुदाई से सूती काटने के चरखे और तकलियां बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके बाद है व्यापार। सुमेरिया, बेबीलोन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वैदेशिक व्यापार जल और थल दोनों मार्ग द्वारा होता था। और व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? सुमेरिया द्वारा, बेबीलोन द्वारा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। ये खुदाई से प्राप्त जो आंकड़े हैं, उनसे हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। थल पर बैलगाड़ियों एवं जल में जहाज़ों द्वारा व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे थे लोथल और सोतकदो। निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष था हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति में सबसे पहले हमने समय डाला, फिर उनका थोड़ा सा इंट्रो दिया, फिर जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो किस किस पर टिकी हुई थी वो लिखा, जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, उद्योग और अन्य व्यवसाय हैं, कपड़े बुनना, इससे भी आप उस कपड़े बुनने से भी जो होता था उनका व्यापार होता था। फिर व्यापार जल और थल दोनों होता था। इस प्रकार से लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान तकनीक के विकास पर प्रकाश डालो। तो गुप्त काल का जो समय था वो 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक रहा। गुप्त काल कब से कब तक रहा? 275 ईस्वी से 550 तक रहा। साहित्य के विकास के साथ गुप्त काल में विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। मतलब साहित्य का तो विकास हुआ ही था, साथ में गुप्त काल में विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में अंक गणित, रेखा चित्र, बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचे थे। गुप्त काल में क्या हुआ? ये जो अंक गणित हुए, रेखा चित्र, बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचे थे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन और दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय भी इसी युग के वैज्ञानिकों को जाता है। इस काल के जो महान गणितज्ञ थे वो कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय
नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी व सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाने से ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में ग्रहण के कारकों का भी सूक्ष्म विवेचन किया था। दूसरे हैं भरामीर, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और धातु विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, विवाह पटिल, बृहत जातक, योग माया, लघु जातक, ये इनके रचित ग्रंथ थे। इसके बाद है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमाणित किया, ब्रह्मगुप्त ने, कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। ये हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गुप्त काल में ही सिद्ध हो गया था, इसलिए विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भी वह चरम अवस्था में था। गुप्त काल में धातु विज्ञान भी अपनी पराकाष्ठा पे था। इसका उदाहरण है कि दिल्ली के समीप मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ बना है। अब जो लोहे पे बना हुआ है, इसका मतलब वो लोग धातु विज्ञान से भी परिचित थे। कुछ बौद्ध दार्शनिक थे जैसे कि नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तवा आदि खनिज पदार्थों के अगर हम प्रयोग करें तो इनसे भी हम अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। तो ये भी आपका प्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध दार्शनिक गुप्त काल में कौन थे? नागार्जुन थे, रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने क्या प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों के प्रयोग से हम रोग का निवारण भी कर सकते हैं। गुप्त काल में अन्य विज्ञान की तरह चिकित्सा विज्ञान में भी पर्याप्त उन्नति हुई। किसकी? चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ लिखे गए जैसे कि अष्टांग संग्रह है, नावनीतिकय। इस काल में पशु चिकित्सा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्त काल में विज्ञान व तकनीक अपनी पराकाष्ठा पर थे। गुप्त काल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवीन अन्वेषणों का काल था। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक के धार्मिक और सामाजिक महत्व बताओ। तो अमरकंटक मुख्य रूप से एक धार्मिक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ का उद्गम होता है। नर्मदा मैया को समर्पित यहाँ लगभग 12 मंदिर हैं, जैसे श्री राम जानकी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, 11 रुद्र मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करती हैं। अमरकंटक ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सी जगह है। प्रकृति की तमाम संपदाओं से भी यह युक्त है। यहाँ खदानें भी हैं। अमरकंटक को मध्य प्रदेश के वन प्रदेश की उपमा प्राप्त है, मतलब अमरकंटक को मध्य प्रदेश का वन प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमें, क्योंकि हमें अब हमें 5 नंबर में लिखना है, तो मैंने इसी उद्देश्य से ये क्वेश्चन किया है डिज़ाइन कि आपको, क्योंकि उतना ही लिखना है, शॉर्ट लिखना है, क्योंकि आपके वहाँ समय वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको 5 नंबर 11 नंबर के क्वेश्चन भी कवर करना रहेंगे, तो आपको समय के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर करना, नहीं तो आप एक क्वेश्चन में ही पड़े रहेंगे, पता चला अगला क्वेश्चन छूट गया। अगले क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।